नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी के जोड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। इन्वायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि तमिलनाडु मैंग्रोव कवर हैज डबल्ड बिटवीन 2021 एंड 2024 रिपोर्ट। नए वृक्षारोपण एवं संरक्षण के कारण तमिलनाडु का मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर वर्ष 2021 में 4,500 हेक्टेयर से लगभग डबल यानी दोगुना होकर वर्ष 2024 में 9,039 हेक्टेयर हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है। कहीं न कहीं ये सरकार के प्रयासों को दिखाता है। इस दिशा में बेहतरीन रिजल्ट जो आया है। खारे पानी में पनपने वाले मैंग्रोव समुद्र की तटों को स्थिर करके, कटाव को कम करके और कम्युनिटी यानी समुदायों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाकर, विशेष करके अगर बात करें प्राकृतिक आपदाओं में, तो यहाँ में सुनामी हो, चक्रवात हो, उससे बहुत ज्यादा ये रक्षा करता है मैंग्रोव वन। और क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन को भी कम करने में सहायता करता है। अब आइए इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा वीडियो देखिए, आपकी ये समझ और बढ़ाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा मैंग्रोव जंगल इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, जहां 31,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का तटीय इलाका ऐसे जंगलों से ढका है। ज्यादातर पेड़ खारे पानी में नहीं उग सकते, लेकिन मैंग्रोव पेड़ों की तो यही खासियत है। उन्होंने खुद को बेहद खारे परिवेश के मुताबिक ढाल लिया है। ये पेड़ ऐसी जगह पर उगते हैं जहां ज्वार के समय पानी भर जाता है और भाटा के दौरान पानी कम हो जाता है। इससे ये जगह दलदली कीचड़ जैसी हो जाती है और बहुत लवणीय होती है। मैंग्रोव्स में पेड़ पौधों और झाड़ियों की लगभग 80 प्रजातियां आती हैं। ये उस इलाके में उगते हैं जहां जमीन में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ये इक्वेटर के नजदीक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इलाकों में पाए जाते हैं। मतलब उन इलाकों में मैंग्रोव जंगल नहीं उग सकते जहां बहुत ठंड या बर्फ पड़ने की संभावना होती है। मैंग्रोव जंगल तटीय इलाके को कटाव से बचाते हैं। तूफान के दौरान पैदा होने वाली ऊंची लहरों और ज्वार से मुकाबला करते हैं और मिट्टी का कटाव नहीं होने देते। यानी ये जंगल तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़ और दूसरी आपदाओं से बचाते हैं। इनकी जड़ें बेहद गुथी हुई होती हैं, जहां बहुत सी मछलियां और दूसरे जीव पलते बढ़ते हैं। यहां उन्हें खाना भी मिलता है और कई परभक्षियों से सुरक्षा भी। पृथ्वी के सिर्फ 0.1% हिस्से पर मैंग्रोव जंगल हैं, लेकिन ये जमीन पर पाए जाने वाले वनों की तुलना में प्रति हेक्टेयर 10 गुना ज्यादा कार्बन सोखते हैं। ऐसे 100 से भी ज्यादा देश हैं जिनकी तटरेखा पर मैंग्रोव जंगल मौजूद हैं। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि दुनिया भर में मैंग्रोव सिमट रहे हैं। खेती के लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन हासिल करने की होड़, विकास से जुड़ी परियोजनाएं और एक्वाकल्चर मैंग्रोव्स के लिए बड़े खतरे हैं। मुरुगेसन टीपी बीते 8 साल से इस काम में लगे हैं। वो केरल में वाइपिन नाम के द्वीप पर रहते हैं। समुद्र के बढ़ते जलस्तर और ज्वार की वजह से आने वाली बाढ़ से परेशान होकर उनके बहुत सारे पड़ोसी दूसरी जगहों पर रहने चले गए, लेकिन मुरुगेसन ने यहीं रुकने और हालात का सामना करने का फैसला किया। अब तक वो वाइपिन और कोच्चि के आसपास के तटीय इलाकों में 1 लाख से ज्यादा मैंग्रोव पेड़ लगा चुके हैं। मेरे जीवन की प्रेरणा है मैंग्रोव पेड़ लगाना। ये तटीय इलाका है। ये समुद्र तट, नदियों और दलदली इलाके से घिरा है। इसकी भौगोलिक परिस्थितियों के चलते यहाँ बहुत मैंग्रोव हैं। वे हमें समुद्र के पानी से बचाते हैं। ज्वार की वजह से जब समुद्र का जलस्तर सामान्य से ऊंचा हो जाता है तो तटीय इलाकों में बाढ़ आ जाती है। मैंग्रोव जंगल इससे हिफाजत करते हैं। समुद्र के बढ़ते जलस्तर, ज्वार और तूफानों की वजह से उठने वाली ताकतवर लहरों के खिलाफ मैंग्रोव प्राकृतिक सुरक्षा मुहैया कराते हैं। मुरुगेसन कहते हैं कि उनके बचपन में इस इलाके में सुंदर, घना और संसाधन संपन्न मैंग्रोव होता था, लेकिन अब कोच्चि के आसपास थोड़े बहुत मैंग्रोव ही नजर आते हैं। केरल के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि राज्य ने 1975 के बाद से अपने लगभग 98% मैंग्रोव खो दिए हैं।
मैंने 2014 में मैंग्रोव की अहमियत को पहचानना शुरू किया। तब से मैंने हर साल 5,000 से 15,000 के बीच मैंग्रोव पेड़ लगाए हैं। कुल मिलाकर अपनी नर्सरी में मैंने 1 लाख मैंग्रोव पौधे उगाए हैं। मैंने उन्हें एर्नाकुलम जिले में कई जगहों पर लगाया है। मुझे मैंग्रोव लगाना, उनकी हिफाजत करना अच्छा लगता है और ऐसा मैं करता रहूंगा। मुरुगेसन ने 2014 में जो मैनग्रोव लगाए थे वो अब बढ़कर काफी घने हो गए हैं और ज्वार की वजह से आने वाली बाढ़ के खतरे को कम करने में मदद कर रहे हैं। मैंग्रोव अहम प्रजातियां हैं जो अनोखा इकोसिस्टम तैयार करती हैं। इसीलिए मैं उन्हें लगाने और उनकी हिफाजत के काम में जुटा हुआ हूँ और आखिरी सांस तक इस काम को करता रहूंगा। अब देखिए, यूपीएससी समय समय पर मैंग्रोव से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी पूछा है। आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। वर्ष 2013 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव। ऑप्शन बी मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील। ऑप्शन सी मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। ऑप्शन डी महासागर, मैंग्रोव, झील, घास स्थल। कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करना यूपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने की दिशा में एक इंपॉर्टेंट कदम है। और जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रीलिम्स परीक्षा को पास करने के उतना ही नजदीक पहुंच जाएंगे। अब आइए पिछले अंक में दिए गए प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। पिछले अंक में क्वेश्चन पूछा था कि भारत के निम्नलिखित में से किनमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं। 3 ऑप्शन दिए गए थे, कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर आपको बताना था। काफी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया था, लेकिन आइए चर्चा कर लेते हैं इसको डिटेल में। सबसे पहले आइए इसकी इंडिया के मैप पर इसकी लोकेशन को समझते हैं। अगर बात करें इस लोकेशन पर, यानी खंभात बेसिन है गुजरात में, यहाँ पर कावेरी बेसिन तमिलनाडु में, कृष्णा गोदावरी बेसिन आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, ये वाला एरिया गोंडवाना बेसिन में दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल, ये वाला एरिया गंगा बेसिन उत्तर प्रदेश, ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया असम अराकान अरुणाचल प्रदेश। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस यानी MOPNG, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शैल गैस की खोज के लिए 6 बेसिनों की पहचान की है, जिनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। चाहे वो खंभात बेसिन गुजरात का हो, कावेरी बेसिन तमिलनाडु का, कृष्णा गोदावरी आंध्र प्रदेश का, गोंडवाना बेसिन पश्चिम बंगाल का, गंगा बेसिन उत्तर प्रदेश का, असम अराकान अरुणाचल प्रदेश का। इसलिए यहाँ तीनों जगह शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं, रिसोर्सेज। कैम्बे बेसिन में भी, कावेरी बेसिन में भी, कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये मिसलेनियस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध ओडिया कवि और विद्वान रमाकांत रथ के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। प्रधानमंत्री ने एक संदेश में कहा कि रमाकांत रथ का साहित्य समाज के सभी वर्गों में लोकप्रिय है। देखिए, यूपीएससी जब भी कोई प्रसिद्ध व्यक्ति चर्चा में होते हैं या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा लिखित कोई पुस्तक होती है तो उससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। लास्ट ईयर आपने देखा होगा यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स में एक बुक का नाम पूछा था जो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रमाकांत रथ किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रसिद्ध ओडिया कवि और विद्वान रहे हैं। अब अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को भी ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये IR सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2025 के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री 17 मार्च को नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग वर्ष 2025 के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और स्टार्टिंग भाषण भी देंगे। 3 दिन तक चलने वाले रायसीना डायलॉग कार्यक्रम 19 मार्च तक चलेगा। इस वर्ष इस कार्यक्रम की थीम यानी मुख्य विषय वस्तु काल चक्र, जन, शांति और पृथ्वी है। इस कार्यक्रम के दौरान विश्व के नीति निर्माता और चिंतक मुख्य 6 विषयों पर विचार और मंथन करेंगे। इनमें पॉलिटिक्स, इंटरप्टेड शिफ्टिंग सेंट्स एंड राइजिंग टाइड्स, रिजॉल्विंग द ग्रीन
trilemma, who, where and how the digital planets, agents and agencies and absences शामिल होंगी। रायसीना डायलॉग भारत के जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक और जियो इकोनॉमिक यानी भू आर्थिकी पर मुख्य कार्यक्रम है, जो वर्ल्ड कम्युनिटी यानी विश्व समुदाय की मौजूदा चुनौतियों से निपटने के तौर तरीकों पर मंथन करता है। रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण में तकरीबन 125 देशों के प्रतिनिधि इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे, हिस्सेदारी करेंगे। कार्यक्रम में 3500 से अधिक भागीदार व्यक्तिगत रूप से संवाद भी करेंगे और इसकी पूरी कार्रवाई दुनिया भर के विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से करोड़ों लोग देख सकेंगे। याद रखिएगा, भारत जब भी इस तरह के आयोजन को करता है तो चर्चा में होता है और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इस पर नजर बना के रखिएगा। आने वाले दिनों में और अपडेशन देखने को मिल सकता है, उसकी चर्चा हम लोग कल और परसों भी करेंगे। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये न्यूज इंटरनल सिक्योरिटी की है, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन मिलाप, नाम से पता चल रहा है मिलाप, कहीं न कहीं बिछड़े लोगों को मिलाया गया होगा, मिलन करवाया गया है, इसीलिए इसका नाम मिलाप रखा गया है। अब देखिए, जब भी इस तरह के ऑपरेशन अगर दिल्ली पुलिस या कोई भी सरकारी एजेंसी के द्वारा किया जाता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी चर्चा आप निबंध में भी कोट कर सकते हैं, इसकी चर्चा आप जीएस पेपर 4 एथिक्स में भी कर सकते हैं, केस स्टडी जब आता है तो वहां पे भी कर सकते हैं, और जीएस पेपर 3 में तो इंटरनल सिक्योरिटी में तो होगा ही होगा। आइए चर्चा करते हैं डिटेल में। देखिए, दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के अंतर्गत 2 नाबालिग लापता लड़कों और 1 लापता नाबालिग लड़की को सुरक्षित रूप से उनके परिवार से मिलाने का कार्य किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि लापता बच्चों का पता लगाने में एक स्पेशल पुलिस टीम ने सफलता हासिल की है और इस टीम में महिला कांस्टेबल समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने लापता बच्चों की तलाश में अहम भूमिका निभाई। पुलिस ने बताया कि टीम ने मामले की गंभीरता को समझते हुए बच्चों के परिवार और दोस्तों से मुलाकात की और गुमशुदा बच्चों के विषय में जानकारी जुटाई। इसके साथ ही गुप्त सूत्रों की सहायता से भी जांच की दिशा को मजबूत किया गया है। टीम ने बच्चों की तस्वीरों और जानकारी को कई संस्थानों, पुलिस अधिकारियों और उन लोगों के साथ साझा किया है जिन्होंने अतीत में टीम की सहायता की थी। इन प्रयासों के बाद टीम को 14 मार्च को बड़ी सफलता मिली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास 3 लापता नाबालिग बच्चों का पता लगा लिया गया। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है, जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत न्यूजीलैंड ने एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता शुरू करने की घोषणा की है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दीर्घकालिक साझेदारी है, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, लोगों के बीच मजबूत संबंधों और आर्थिक पूरकताओं पर आधारित है। दोनों देशों ने व्यापार और निवेश को शामिल करते हुए अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम किया है। भारत और न्यूजीलैंड ने 10 वर्षों के अंतराल के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पुनः से शुरू की है, जिसका उद्देश्य व्यापार और बाजार पहुंच को बढ़ावा देना है। प्रमुख चुनौतियों में टैरिफ डिस्पैरिटीज यानी टैरिफ असमानताएं शामिल हैं, जिसमें भारत के टैरिफ अधिक हैं और डेयरी इंपोर्ट यानी डेयरी आयात और आईटी सेक्टर की पहुंच से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। वर्ष 2025 तक बायलैटरल ट्रेड यानी द्विपक्षीय व्यापार $1 अरब अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है। साथियों, आज के चौड़ी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट टाइम्स हिंदी के साथ। धन्यवाद।